मेरा नाम सतीश पत्रा है और मैं पिछले 20 सालों से हजारों लोगों को उनकी लाइफ और बिजनेस को बेहतर करने में सहयोग करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। एक मकान का नक्शा हमारे हाथ में होता है तो सबको क्लियर पता लग जाता है कौन सा कमरा कहाँ है, कहाँ बालकनी रहेगी, कहाँ से जाना होगा, कहाँ पार्किंग होगी, हर चीज क्लियर हो जाती है। ऐसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन एक बिल्डिंग के नक्शे के जैसा। आप लोग इतने सारे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग से है, कोई सर्विस इंडस्ट्री से है, कोई बिजनेस इंडस्ट्री से है, तो अलग अलग वर्टिकल्स के लोग हैं, तो आपको जॉब डिस्कशन भी अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? उसकी जरूरत पड़ती है इसलिए कि हम आइडेंटिफाई कर पाए को जो बंदा चाहिए वो वैसा ही मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि उसकी पर्सनालिटी हमारे को चाहिए वैसी मैच करना चाहिए। हम लोग समझ पाए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देने वाला हूँ उस तरह का लोग है कि नहीं। हम लोग समझ पाए कि वो हमारे कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं। हम समझ पाए कि उसका एक्सपीरियंस जैसा हमें चाहिए वैसा है कि नहीं। हम समझ पाए कि उसकी जो हमारी जो नीड है उसको वो पूरा कर पाएगा कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना स्ट्रीमलाइन करती है अगर हम उसको सही बंदे को सही जेडी बना लेते हैं तो। अक्सर लोग नौकरी में लोग रखने के लिए, हायरिंग करने के लिए परेशान क्यों होते हैं? अक्सर लोगों को ये जो हायरिंग प्रोसेस इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? अक्सर लोगों को क्यों लगता है अरे सर फिर झंझट, फिर नए लोगों को बुलाओ, फिर इंटरव्यू लो, फिर जॉब पे रखो, बड़ा मुश्किल। ऐसा मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बना हुआ। जब जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बना रहता है और बिना डिस्क्रिप्शन के हम पेपर में देते हैं या न्यूज एजेंसीज को देते हैं या किसी हायरिंग एजेंसी को देते हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बिना जरूरत के ऐसे लोग बहुत सारे चले आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। माने 100 लोगों को आप फेस करोगे तो 5 आपके काम करेंगे, 95 काम के नहीं रहेंगे। उन 95 उन 90% लोगों को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपका टाइम, एनर्जी और पैसा बचे, जॉब डिस्क्रिप्शन जरूरी है। समझ में आ गया इसका महत्व? जन लोग बोलते हैं अरे सर इसको क्या पढ़ा रहे हो आप, अरे इसी को पढ़ाना है। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आपको लगता है कि चलो मैं बना लूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन। कल को हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी है। आज आपको जो टर्नओवर है उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ना है। आज आपके पास हो सकता है 5, 10, 20 एम्प्लॉय हो। कल आपको जो है 50, 100, 200, 1000 एम्प्लॉय पे जाना है। तो फिर आपका अगर जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी रहेगा कि अकाउंटेंट के लिए कैसा होना चाहिए, सेल्स पर्सन के लिए कैसा होना चाहिए, स्टोर कीपर के लिए कैसा होना चाहिए, चौकीदार के लिए कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कैसा होना चाहिए, अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उसमें कैसा जेडी बनता है। एक बार अगर सब बना के रख दिया अपन ने, अपने एचआर डिपार्टमेंट को दे दिया, तो बार बार थोड़ी बनाना है। जब भी आपको लगा कि यार किसी को अपॉइंट करना है, अपने मैनेजर को बोलो साहब एक काम करो, ये जॉब डिस्क्रिप्शन खोलो आप अकाउंटेंट वाला और भेज दो आप एजेंसी को, वहां से लोग आ जाएंगे। क्योंकि आपका एक हायरिंग प्रोसेस क्लियर है कि आपको कौन सा व्यक्ति चाहिए, कितनी उम्र का चाहिए, उसकी एज क्या चाहिए, उसकी इनकम क्या चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए, उसकी हाइट क्या चाहिए। इसी सब क्वालिटीज अगर आपको पता चल जाती है तो फिल्टर होकर आदमी आएगा, आपका टाइम बचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जॉब डिस्क्रिप्शन। अक्सर लोग बोलते हैं सर इसके लिए इतना इतना इंफोसिस क्यों करते हैं, इतना आप क्यों बार बार बोल रहे हैं? अरे भाई ये गार्ड है आपका। अगर आपने गेट में गार्ड बैठा दिया तो फालतू लोग अंदर नहीं आएंगे ना। ऐसे ही ये आपका गार्ड है। जब आप गार्ड बिठा देते हो तो आपको क्या होता है कि फालतू लोग आपके अंदर नहीं आते, आपका जो है ना टाइम बचता है। किस पोस्ट के लिए चाहिए, कैसा चाहिए। जैसे एक आदमी अपनी बिटिया की शादी करता है ना, तो देखता है कि बिटिया हमारी जितनी हाइट की उससे थोड़ा सा लंबा चाहिए। जो दामाद हम देखने वाले हैं उसकी इनकम ऐसी होना चाहिए, वो इस जाति का हो, है ना, उसका कलर इस तरह का हो, उसका उसका जॉब अच्छा जॉब हो, अच्छा पैसा कमाता हो, है ना, इस उम्र का हो। तो जब हम इतनी सारी चीजें अपने बिटिया के लिए देखते हैं ना, ऐसे ही हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय देखना है। तो लोग हंसते हैं, बोले अरे साहब क्या बात करते हैं, बेटी के लिए दामाद देखना और कंपनी के लिए एम्प्लॉय देखना एक ही बात है। यस, अरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो आपको पैसा कमा के देती है। आपका एम्प्लॉय आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। आप सोचिए कि आपका जो सेल्स पर्सन है जो आपकी संस्था के बारे में कहीं प्रतिनिधित्व करता है, जाके आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो है ना लंबे लंबे बाल, गुंडों जैसे दाढ़ी बढ़ाई है, कान में बाले पहने हैं, यहाँ पता नहीं टैटू गुदवाए हैं, और हाथ में सिगरेट लेके दारू पीता हो किसी पर चला जाए,
मैं फलानी संस्था से आया हूं, तो फिर आपकी इज्जत दांव पे लगी है, उसका क्या है, वो तो फिर आएगा चला जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉय बहुत टिश पिस अच्छा नहीं रहता और अच्छे से बात नहीं करता, तो आपकी इज्जत दांव पे लगी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जितने एम्प्लॉयज हों, उनको हम बहुत छांट के समझ कर रखें, और उसके लिए उनका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं। इसलिए हमें देखना है ये सारी चीजें, कि उसका जो है ना किस तरह का रिकॉर्ड है। आपको हमको जो जेडी प्रिपेयर करना है, उसमें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सारा को लिखना जरूरी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखते हैं, समझ में आ गया? गुड। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए, हमें फुल टाइम चाहिए कि हमें पार्ट टाइम चाहिए, हमें लिखना होगा। हमें लिखना होगा कौन सी लोकेशन के लिए चाहिए। अब हमको चाहिए हमारी दिल्ली ब्रांच के लिए, है ना, और जो हम जिसको रखना चाहते हैं वो दिल्ली में काम नहीं करना चाहता, तो क्या काम करेंगे? तो इसलिए लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमको इस लोकेशन के लिए चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए। हमें बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए, हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें सेल्स का कोई बंदा चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो आपका अलग अलग हो सकता है पोस्ट के आधार पर। फिर आप वहां पर सैलरी जरूर लिखें। अक्सर जो मैं देखता हूं, लोग जो अपने घर अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो उनका मेन डिस्कशन क्या होता है मालूम? सैलरी कितनी लेगा भाई। मतलब एक आदमी ने अपना नाम बताया, परिचय दिया, उसके बाद सीधा सैलरी कितनी लेगा, और आधा घंटा सैलरी पे बहस होती है। कि आप बोल रहे हो आपको वहां 35 मिलता था, मैं तो 30 से ऊपर दे नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो रूल नहीं है। तो बोलेगा साहब मेरे को 35 मिलता है, मैं 30 में क्यों आऊंगा? अरे नहीं नहीं, थोड़ा काम करो, हम तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तो उसी में मोल भाव करते रहते हैं, कि एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 2 लाख रुपये मिलेगा और आपको 1 लाख रुपये ज्यादा देना नहीं है। तो अननेसेसरी वो टाइम खराब नहीं करेगा आपका। तो आपने कंपनी में हर डिपार्टमेंट के अनुसार कैसा व्यक्ति चाहिए, वैसा आपको देखना होगा। क्या बात है। तो जेंडर तो आ गया, मैंने लिख दिया जेंडर। डेफिनेटली जेंडर क्लियर करना पड़ेगा, कि लड़की लेडी चाहिए कि जेंट चाहिए। स्किल्स देखना पड़ेगा, एज देखना पड़ेगा, जेंडर देखना पड़ेगा उसकी जो है ना, अम, और विशेष योग्यताएं क्या हैं, है ना। आपको डेडलाइन भी लिखना चाहिए, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जूनियर चाहिए कि सीनियर चाहिए, कितने एक्सपीरियंस वाला चाहिए, किस उम्र का चाहिए, किस जेंडर का चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, एजुकेशन आपके आपके पास में ना, आपके काम में कितने एजुकेशन की जरूरत है, आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपका काम गांव में है, अब आप खाद बेचने का काम करते हो, तो आप शहर का आदमी नहीं चाहिए, जिस गांव में आप काम कराना चाहते हो उस गांव की लोकल लैंग्वेज जानने वाला चाहिए। तो स्पेसिफिक कर सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना। अब आप एक व्यक्ति की एक रिटेल काउंटर है, और एक व्यक्ति का होलसेल का काम है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। एक ट्रांसपोर्टर है, एक स्कूल चलाता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। पोस्ट एक ही होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जेडी बनाना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपका काम किस तरह का है, आपके काम में कैसा लगेगा। ये क्लियर हो गया कि आपने एक डेडलाइन दे दिया और आपने उसको जेवी को मैच किया उनसे, उनके सीवी से, तो आपका बहुत सारा काम टाइम बच जाएगा।